चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा, हमारा जो लेक्चर रहेगा संविधान संशोधन पे रहेगा। ठीक, इस संविधान संशोधन के टोटल 2 वीडियो आएंगे। टोटल 2 वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। तो चलिए आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास आपको करके बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपको सब चीजें इंपॉर्टेंट जो एक जगह पे मिल जाएंगी और एक बार में याद हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक, एक बार मैं चेकिंग भी कर लेता हूँ जी। बिल्कुल सब चीज़ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी और क्वालिटी अगर सुधर सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि सुधर जाए। जी चलिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो आप लोग मैनेज करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। जी चलिए, तो आइए संविधान संशोधन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर संविधान संशोधन। देखिए सबसे पहली बात तो आर्टिकल नंबर 368 में हमारे संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 368 में। किसमें किया गया है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 368 और 8 में संविधान संशोधन शब्द का उल्लेख किया गया है। हमारे भारत में संविधान संशोधन किस तरीके से किया जाता है? 3 तरीके से किया जाता है। एक साधारण बहुमत से, एक साधारण बहुमत और क्या नाम है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से। एक होता है नॉर्मल, जो क्या होता है कि केवल एक जो उपस्थित लोगों के मतों का 50% प्लस 1। ठीक, उससे साधारण, ये साधारण होता है। 3 तरीके से संविधान संशोधन किए जाते हैं। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोगों ने किस देश से लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोग साउथ अफ्रीका से लिया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक, पहला संविधान संशोधन बात करते हैं। अभी अभी भारत आजाद हुआ है। ठीक, अभी अभी हम लोगों का भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है। अभी अभी हमारा भारत का संविधान जो है लागू हुआ है। तो सबसे पहले जरूरत किसकी आ पड़ी? भूमि सुधार की। ठीक, भूमि सुधार की जरूरत आ पड़ी। पहला संविधान संशोधन था 1951 में हुआ था और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भूमि सुधार संबंधी जितने भी मामले थे उनको सुधारने के लिए, भूमि सुधार में जो भी गड़बड़ियां हो रही थी या फिर जिसके पास ज्यादा भूमि हो रही थी या फिर कम भूमि हो रही थी, तो क्या नाम है उसकी देख रेख के लिए पहला संविधान संशोधन जोड़ा गया। ठीक, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सन 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। सिंपल याद रखिए, ठीक, कि 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे संविधान संशोधन पे। इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे हम लोग। ठीक, इसको हम रिवाइज भी करेंगे बार बार। आज के इस लेक्चर में पूरा का पूरा जो संविधान संशोधन का जो तामझाम है पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक, लेकिन 2 लेक्चर तो आएंगे ही, इसके पहला है तो दूसरा भी आएगा ही। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ था। ठीक, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जैसे फूड सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी अनाज होते हैं जिनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो उसको राज्य सूची से हटा के ठीक उसको केंद्र सूची में शामिल किया गया। फूड सिक्योरिटी अधिनियम था ये संविधान संशोधन तीसरा था। कौन सा था? संविधान संशोधन नंबर तीसरा था, फूड सिक्योरिटी अधिनियम। क्या है? फूड सिक्योरिटी अधिनियम, यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट। तीसरा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया कि राज्यों के पास जो आवश्यक खाद्य वगैरह होती थी, जिसको सुरक्षित रखने की बात कही जाती थी, वो सब राज्यों से छीन के कहां शामिल कर दिया? केंद्र में शामिल कर दिया गया। 1954 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम तीसरा संविधान संशोधन किया गया। आवश्यक खाद्य पदार्थों को केंद्र सूची से निकाल के राज्य सूची से निकाल के केंद्र सूची में शामिल कर दिया गया। किसको? आवश्यक खाद्य वस्तु को। जितनी भी आवश्यक खाद्य वस्तुएं होती है उनको राज्य सूची से हटा के कहां शामिल कर दिया गया? केंद्र सूची में शामिल कर दिया। पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। कब हुआ था? 1951 में हुआ। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बार बार रिवाइज करेंगे, इसी वीडियो में याद कर लेंगे। दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपको देखना भी नहीं है, रिवाइज करना देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग इसी वीडियो में इसको याद करेंगे। ये सभी आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहे तो यूपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, बीपीएससी दो, बीपीएसआई दो, यूपीएसआई दो, ग्रुप डी दो, कोई भी एग्जाम दो। ठीक, आपको पता है कि भूमि सुधार संबंधित कानून को 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा संविधान संशोधन 1954 में था। उसमें क्या किया गया? तीसरे संविधान संशोधन के तहत जो आवश्यक वस्तु है, ठीक, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था, कोई भी आवश्यक वस्तु होती है उसको राज्य सूची से निकालकर केंद्र सूची में शामिल कर दिया गया। जैसे कि हम लोग पता है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, अनुसूची के वीडियो पढ़े उस पर देख लीजिएगा। फिर 5वां संविधान संशोधन।
पांचवा संविधान संशोधन है राज्य पुनर्गठन से संबंधित है कि राज्य पुनर्गठन मतलब आर्टिकल। देखिए मालूम है 1955 का दौर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हुए आसीन लोग थे। ठीक, तो राज्य जो थे भाषा के आधार पे राज्यों के गठन करने की मांग कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पे राज्यों को मानना चाहिए। तो क्या किया गया कि जैसे मान लीजिए राज्य को पूछा गया कि भैया आप किस आधार पे अलग होना चाहते हो। ठीक, आपसे पूछा गया कि आपके पास बिल भेजा गया। ठीक, आपने बोला था कि हमें भाषा के आधार पे अलग होना है, तो आपके पास बिल भेजा गया, लेकिन क्या हुआ कि आपने 6 महीना 7 महीना हो गया, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक, तो जिस चीज की मांग वो कर रहे थे उसका उन्होंने बिल हमारे संसद में भेजा है, केंद्र के पास भेजा है। अगर वो लोग 40 दिनों के अंदर में अपना उत्तर नहीं देते हैं तो जो उन्होंने कहा उनकी बात को मान लिया जाएगा, चाहे वो हाँ करे चाहे ना करे। ठीक, उनकी बातों को मान लिया जाएगा। इसलिए इसको जोड़ा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसमें तीसरे आर्टिकल में संशोधन किया गया, आर्टिकल नंबर 3 में संशोधन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम तीसरे संशोधन में पांचवें संशोधन में इसको क्या नाम है, इसको जो जोड़ा गया। पांचवा संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फिर उसके बाद 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन जो था, भारत में पहले देखिए मालूम है 4 प्रकार के राज्य होते थे। 4 प्रकार के राज्य होते थे। एक होता था केंद्र शासित प्रदेश, थी जो केंद्र के अधीन होता था। एक होता है ब्रिटिश शासन के अधीन राज्य होते थे। एक होता है रियासतें होती थी, और एक रियासत ऐसी होती है जो भारत से एकदम अलग होना चाहते थे, जैसे कि हैदराबाद। ठीक, 4 प्रकार के राज्य थे। इसको 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, एक प्रकार के राज्य बना दिए कि भैया कौनों प्रकार के अब राज्य नहीं देंगे, 4 लोग की तरह 4 तरह के राज्य नहीं देंगे, भारत में केवल एक तरह के राज्य रहेंगे। ठीक, ऐसे नहीं होगा कि कोई ब्रिटिश शासन के अधीन राज्य है, कोई रियासतों के अधीन राज्य, मतलब जहाँ पे राजा महाराजा होते थे, या फिर कोई ऐसा राज्य जो कभी भी भारत से अलग हो सकता है। तो ये सब खत्म कर दिया गया और एक प्रकार के राज्य बना दिए गए, जैसे कि अभी है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन का 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त करके एक प्रकार के राज्य की व्यवस्था की गई। ठीक, पहला रिवाइज करते हैं। पहला भूमि सुधार संबंधित कानून 1951 में, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तीसरा संविधान संशोधन खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो राज्यों के पास जो खाद्य सुरक्षा के जो प्रावधान दिए हुए थे उनकी अनुसूची से निकाल के केंद्र सूची में शामिल किया गया। 5वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेके आया गया। 7वां संविधान संशोधन 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त करके एक प्रकार के राज्य बनाने की व्यवस्था की गई। फिर अब आते हैं 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन है, देखिए 9वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, 1960 में हुआ है। कब हुआ है, 1960 में हुआ है 9वां संविधान संशोधन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हमारे क्या है राष्ट्रपति। तो इसमें क्या किया गया, पश्चिमी पाकिस्तान बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो पहले जो है 2 तरह के पाकिस्तान आपको देखने को मिलते हैं, 2 तरह, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो ये था बेरूबारी वाला जो इलाका था, क्या किया गया 9वें संविधान संशोधन के तहत किसको सौंप दिया गया, पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बस इतना है, इसमें याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये भी संशोधन करके किया गया, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज उठा के किसी को भी दे देंगे। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। उसके लिए भी क्या करना पड़ा दोस्तों, संशोधन करना पड़ा। फिर देखिए 9वां संविधान संशोधन हो गया। फिर 11वां संविधान संशोधन 1960, ठीक तुरंत बात किया गया कि विधानसभा, देखिए विधानसभा या मान लीजिए विधानसभा, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है। ठीक, तो अगर मान लीजिए राजस्थान में चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसी समय राष्ट्रपति का भी चुनाव है। तो पहले ऐसे लोगों का होता था कि क्या नाम है, जब तक विधानसभाएं कंप्लीट नहीं होंगी तब तक राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति में, राज्यसभा के मेंबर करते हैं और विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मान लीजिए पंजाब की विधानसभा स्थगित हो गई है, राजस्थान की विधानसभा स्थगित हो गई है, तो क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। इसीलिए ये संविधान संशोधन लाया गया, 11वां संविधान संशोधन लाया गया कि क्या किया गया, विधानसभा, ठीक, विधानसभा कंप्लीट ना होने पे भी, ठीक, स्थगित होने पे भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, उनको छोड़ छाड़ के। ठीक, जहाँ पे नहीं है जिस राज्य में, उनसे वोट नहीं लिया जाएगा। बाकी सब राज्यों के जो आएंगे विधानसभा, जो हमारे वो होते हैं विधायक, वो आएंगे, वोट करेंगे और हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन देखिए क्या है, सीधा 15वें संविधान संशोधन में हाई कोर्ट के जज की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति के हाई कोर्ट के जज की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। बस इतना है। कौन सा संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन 1963।
15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत क्या किया गया, हाई कोर्ट की जज की आयु क्या किया गया, 60 वर्ष से बढ़ा के और 62 वर्ष कर दी गई, 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई। और फिर इसमें क्या किया गया कि मान लीजिए किसी जज को, अगर हम उत्तर प्रदेश का जज है उसको बिहार में ट्रांसफर करना चाहें तो इसको भी ट्रांसफर करने की भी व्यवस्था की गई। अगर मान लीजिए मैं राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति हूं, अगर मुझे रिट जारी करना है मध्य प्रदेश के व्यक्ति के ऊपर, ठीक, तो मैं रिट जारी कर सकता हूं। ये 3 व्यवस्थाएं लेके आई गई कौन सी संविधान संशोधन के तहत, 15वें संविधान संशोधन के। अगर मैं तेज बोलता हूं तो मुझे कई लोगों ने बोला है कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, तो आप एक काम करिएगा, इसको थोड़ी स्पीड कम करके आप सुनिएगा, क्योंकि देखिए मैं इसलिए तेज बोलता हूँ कि छोटा वीडियो बने आप लोग देखिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, ठीक। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, मैं कभी बोलता नहीं हूँ शेयर करने के लिए, लाइक वगैरह सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन इसको जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये सभी के काम आने वाला है। इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर आप बुक में पढ़ने बैठेंगे आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए बात मानिए, इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक। मैं पहली बार आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक। तो 1963 में क्या किया गया कि हाई कोर्ट की जज की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के कितने वर्ष कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई, ठीक। और क्या किया गया, उसके अलावा क्या किया गया, ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गई कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के जज को बिहार में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश का जज है, चाहे वो पंजाब के, चाहे वो हरियाणा के, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी के व्यक्ति के ऊपर भी रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। 17वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के दायरे को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया, बढ़ाया गया। जो 9वीं अनुसूची थी, जो हम लोग के पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो हम लोगों का पहला संविधान संशोधन था, उसके तहत 9वीं अनुसूची के दायरे को बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, मतलब कि उसमें और थोड़े अधिनियम करके उसको बढ़ा चढ़ा के फिर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। तो 17वां संविधान संशोधन तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, भूमि सुधार संबंधित कानून में, 9वीं अनुसूची। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में कब जोड़ा गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम को राज्य सूची से हटा के केंद्रीय सूची में शामिल कर दिया गया। पांचवा संविधान संशोधन 1955 में जोड़ा गया, राज्य पुनर्गठन के तहत तीसरे आर्टिकल में संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 4 प्रकार के राज्यों को हटा के एक प्रकार के राज्य की व्यवस्था की गई, जैसे कि पहले 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, केंद्र शासित प्रदेश, ब्रिटिश शासन, रियासत और रियासत से अलग राज्य, ठीक। फिर 9वां संविधान संशोधन क्या किया गया, 1960 में बेरूबारी को, जो पूर्वी पाकिस्तान वाला जो इलाका था बेरूबारी को, उसको किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक। 1960 में फिर विधानसभा में, अगर मान लीजिए विधानसभा ना कंप्लीट ना होने पे भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। 15वां संविधान संशोधन जज की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के, हाई कोर्ट की जज की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष की गई, ट्रांसफर की व्यवस्था कर दी गई और दूसरे स्टेट के व्यक्ति को पर भी रिट जारी करने की व्यवस्था की गई। 17वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के दायरे को और एक्सटेंड किया गया, ठीक, जो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब हम लोग आते हैं 18वां संविधान संशोधन। अभी तो मजा आने वाला, अभी ही मजा आने वाला, जब एक तरफ होंगे इंदिरा गांधी और एक तरफ होंगे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके, सॉरी, एक तरफ इंदिरा गांधी, एक तरफ होगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, तब तो मजा आएगा। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा बहुत आनंद आने वाला है। फिर 18वां संविधान संशोधन, देखिए क्या नाम है, 18वां संविधान संशोधन क्या किया गया, 1966 में केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति संसद को सौंप दी गई, कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी शक्ति किसको सौंप दी गई, संसद को सौंप दी गई, कि केंद्र शासित प्रदेश को क्या करना है, राज्य बनाना है, केंद्र शासित प्रदेश के दायरे को कम करना है, बढ़ाना है, ये सब कौन करेगा, संसद करेगी। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था लाएगी, 18वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था लाएगी, ठीक। 19वां संविधान संशोधन 1966 में, देखिए चुनाव के जितने भी मामले होते हैं, ठीक, चुनाव के जितने भी मामले होते हैं 1966 में चुनाव के जितने भी मामले होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। चुनाव से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो कौन तय करेगा कि हम ये फेयर चुनाव हुआ है कि नहीं, कुछ धोखाधड़ी हुई है कि नहीं, अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हुई तो उनकी देख कौन करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे। राज्य विधानसभाओं का चुनाव है तो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। और अगर बात करें लोकसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा का इलेक्शन है और विधानसभा का इलेक्शन है, तो ये सब कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास इनका दायरा दे दिया गया। फिर 21वां संविधान संशोधन, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, बस सीधा याद रख लीजिएगा। 21वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी थी उस समय पद पे आसीन हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो इसके तहत क्या जोड़ा गया, हम लोगों के सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे कि 22 भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है। अब आती है इंदिरा गांधी, ठीक, अब आएंगी इंदिरा गांधी और एक तरफ आएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब कौन आएगा, एक तरफ आएंगे इंदिरा गांधी और एक तरफ आएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ, 24वां संविधान संशोधन, इस समय प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, 1971 की बात है, और हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं कौन, वीपी गिरी, ठीक। इन्होंने क्या किया,
368 के तहत संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक, क्या करेगी? 368 के तहत संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है, संविधान संशोधन करके राष्ट्र, देखिए एक ऐसा संविधान संशोधन लेके आई है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, संविधान संशोधन पे, अगर मान लीजिए संविधान संशोधन करने के लिए कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा है, मैंने लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा है, तो प्रेसिडेंट उस संविधान संशोधन की जो वो होती है ना पत्र, जिसपे वो क्या नाम है, जो बिल होता है उस पे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य कर दिया कि संविधान संशोधन करके अगर कोई भी बिल किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, वो मना नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए हमें पता चला कि कुछ ऐसा कानून बनाना है जो देश के हित के लिए है, तो लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास हो गया, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो सिग्नेचर करने के लिए वो बाध्य है, उसको वो वापस नहीं भेज सकता। किसको? संविधान संशोधन बिल को। याद रख लीजिएगा, बाकी कोई बिल है तो एक बार वापस भेज देगा, लेकिन दोबारा से वो पास होकर चला जाएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें तो पहली बार में उसको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये संविधान संशोधन विधेयक है। क्या है? संविधान संशोधन विधेयक है, इसको राष्ट्रपति को साइन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब आते हैं भैया 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन, अब माथा खराब हुआ इंदिरा गांधी का। ठीक, अब एक तरफ इंदिरा गांधी का भी माथा खराब होगा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी माथा खराब होगा। इसमें क्या करती हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है डीपीएसपी, जो फंडामेंटल राइट से ज्यादा डीपीएसपी जरूरी है, यानी कि मूल अधिकार से ज्यादा जरूरी क्या हो गया है, क्या नाम है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए हैं। कौन से संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी बोलती हैं? 25वें संविधान संशोधन में। 25वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी कहती हैं कि मूल अधिकार ज्यादा जरूरी नहीं है। कौन जरूरी है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज्यादा जरूरी है। कौन बोलता है? हमारी इंदिरा गांधी साहब, देश की प्रधानमंत्री बोलती हैं। इसमें क्या करती हैं, इसी समय देखिए एक केस आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं 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 नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है, देखिए अब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इतना बड़ा नेतृत्व, और सुप्रीम कोर्ट का देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ऐसे था, और जब इस समय इंदिरा गांधी है, उस समय और सुप्रीम कोर्ट ऐसे था और जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे। लेकिन जिस समय इंदिरा गांधी है, उस समय सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे है और इंदिरा गांधी भी ऐसे है। अब बताएगा सुप्रीम कोर्ट, उस समय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब इंदिरा गांधी को पता चलेगा कि पावर क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की भी। ठीक, तो इंदिरा गांधी क्या बोलती है 25वें संविधान संशोधन के तहत कि डीपीएसपी ज्यादा जरूरी है, मूल अधिकार ज्यादा जरूरी नहीं है। इसी समय एक केस आ जाता है। ठीक, अब ये एक तो ये इंदिरा गांधी बोलती है कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है, 368 के तहत कोई भी कानून बना सकती है, किसी का भी उल्लंघन कर सकती है, यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे बेचारा, अब कैसा कानून पे कानून बना के सब चीज फेंकती जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बेचारा करे तो क्या 24वें संविधान संशोधन में तो कहती है कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक, संविधान संशोधन करके वो क्या करती है, कोई भी कानून को परिवर्तित कर सकती है। अब 25वां संविधान संशोधन में ये कहती है कि क्या नाम है, फंडामेंटल राइट से ज्यादा जरूरी क्या है, डीपीएसपी है। फिर इसी समय एक केस आ जाता है केशवानंद भारती 1973 में। ठीक, 1973 में जो केरल सरकार ने केशवानंद भारती की जो क्या नाम है जमीन है कुछ हथिया ली थी। ठीक, तटबंदी कानून की तरह। ठीक, तो हुआ क्या कि वो महानुभव यानी कि हमारे जो केशवानंद भारती जी थे वो कहाँ पहुंचे, हाई कोर्ट पहुंचे। ठीक, या कोर्ट पहुंचे। अब कोर्ट पहुंचे तो वो पूछने लगे कोर्ट से, जज से पूछने लगे कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है क्या? तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोले हाँ भैया वो संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक, तो फिर उसके बाद उनकी वो केस हार जाते हैं। केशवानंद भारती साहब जो 1973 में जो उनका जो जमीन है उनसे छीन जाता है। केशवानंद भारती साहब एक मठ के वो क्या थे, एक मठ के साधु थे। ठीक, तो उनकी जमीन उनसे छीन जाती है। लेकिन उस समय एक नया चीज निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है मूल ढांचा, एक नया शब्द देती है सबके सामने, मूल ढांचा। क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती साहब ने केस फाइल किया था, उसका फैसला आया और केशवानंद भारती साहब जो है केस को हार गए। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शब्द दिया, क्या, मूल ढांचा। मूल ढांचा दिया कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक, संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। 368 के तहत वो जितना कानून को परिवर्तित करना है, जितना कानून को लागू करना है वो सब करे, लेकिन वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब ये तो नया केशवानंद भारती साहब जब केस लड़ने गए थे तो उसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जजों की बेंच बैठी थी, 6-7 के बहुमत से फैसला आया था। 6 लोग बोल रहे थे कि इनका जमीन नहीं जाना चाहिए, 7 लोग बोल रहे थे इनका जमीन चला जाना चाहिए, इसलिए एक केस हार गए। सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक, अब हुआ क्या,
मूल ढांचे का नया जो है एक पहलू निकल के सबके सामने आया। पूछा गया मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट बोला हम समय समय पर बताते रहेंगे कि मूल ढांचा क्या है। अभी नहीं बताया, बोला कि हम समय समय पर बताते रहेंगे कि मूल ढांचा आखिर होता क्या है। ठीक, चलिए ठीक है, समय समय पर बताइएगा महोदय। केशवानंद भारती साहब तो केस आ गए। अब आगे आते हैं हम लोग। अब इंदिरा गांधी बौखलाएंगे आगे चल के, फिर बताएंगे मूल ढांचा क्या होता है। तुमको बताते हैं आओ भैया कि मूल ढांचा होता क्या है। ठीक, फिर 26वें संविधान संशोधन में क्या किया गया 1971 में, जो कोर्ट को विशेषाधिकार नहीं, कोई कोर्ट को, जो कोर्ट होता है, कोर्ट को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा कि भैया आप बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा आपका महत्व है, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा 26वें संविधान संशोधन के तहत। और 33वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, एक एक चीज है याद करते हुए चलेगा। 33वें संविधान संशोधन में अध्यक्ष और वास्तविक रूप से अगर मान लीजिए 33वें संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर कोई भी राज्य का, ठीक, राज्य का कोई भी अगर मान लीजिए, या फिर लोकसभा का कोई मेंबर या राज्यसभा का मेंबर या विधानसभा का कोई मेंबर अगर वो क्या देता है, इस्तीफा देता है, तो अध्यक्ष पहले उसकी जांच करेगा कि भैया ये क्यों इस्तीफा दे रहा है। किसी के दबाव में आके तो इस्तीफा नहीं ना दे रहा है। अगर किसी के दबाव में आके इस्तीफा दे रहा है तो उसका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। तो ये सब व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन में लाएगी, 33वें संविधान संशोधन में 1974 में लाएगी। ठीक, 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में जोड़ा गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 36 में। ठीक, फिर आता है 37वां संविधान संशोधन। 37वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि आपातकाल के संबंध में, जैसे मान लीजिए अगर भारत में कोई आपातकाल लगता है 352 के तहत, ठीक, आपातकाल लगाया जाता है भारत में 352 के तहत, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। न्यायिक समीक्षा मतलब होता है क्या, कोई भी कानून अगर संसद बनाती है, कोई भी कार्य करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी एक बार जांच कर सकती है। ठीक, इस न्यायिक समीक्षा को समाप्त कर दिया किसने, इंदिरा गांधी ने। 37वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, फिर आता है 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन में क्या होता है कि निर्वाचन के मामले सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर आएंगे। अब तो ये पंचायत होगा, अब तो ये पंचायत होने वाला है, अब बहुत भयानक पंचायत होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या करनी है, आपातकाल की जो शक्ति है, जैसे मान लिया हम कभी भी मन किया हम कभी भी आपातकाल लगा देंगे। ठीक, आपातकाल लगा दिए, बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल लगा दिए, या फिर आंतरिक विद्रोह के कारण आपातकाल लगा दिए, आंतरिक विद्रोह के कारण आपातकाल लगा दिए, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी समाप्त कर दिया गया। और निर्वाचन के मामले सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए। अगर मान लीजिए पहले होता था ना कि निर्वाचन का कोई भी मुद्दा होगा, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कौन जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके दायरे को समाप्त कर दिया। वाह गजब। अब क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन लेके आती है इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट को पाठ पढ़ाती है। तुम बड़ी चिल्लाते हो ना क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा संविधान चेंज कर देती हैं, बताती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को कि आप बताओ, हम बताते हैं तुमको कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, हम तुमको पाठ पढ़ाते हैं और दिखाते हैं तुमको कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आदमी का माथा खराब होता है, जब आदमी का दिमाग काम नहीं करता है ना, तो वो क्या करता है, उटपटांग टाइप की हरकतें करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में है तो कोई भी अच्छा डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। आपके सामने भले अमृत ले आकर रख दिया जाए, लेकिन आप उस अमृत को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे उस अमृत को, क्योंकि वो आपके लिए जहर लगेगा। क्योंकि गुस्से में जो है ना, विवेक मर जाता है। सबसे पहले गुस्से में विवेक मर जाता है, और विवेक क्या करता है, इंसान को तबाह कर देता है, और विवेक ही इंसान को बनाता है। और वही काम हुआ था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को बाद में रियलाइज होता है, जब उनकी सरकार चली जाती है, जब दोबारा आती है तो बहुत अच्छा कार्य करती है। लेकिन अभी फिलहाल क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इंदिरा गांधी क्या करेंगे। इसलिए आपको कहता हूँ पढ़ाई पे फोकस करिए, ध्यान से पढ़िए, फालतू की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि दुनिया बनी ही क्या है, लोगों को मतलब क्या नाम है, परेशान करने के लिए और लोगों का फायदा उठाने के लिए, जैसे कि लोग उठाते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम बताते हैं इंदिरा गांधी ने क्या पाठ पढ़ाया किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को। आइए, फखरुद्दीन साहब उस समय राष्ट्रपति, 1974 का दौर, 1976 का दौर। ठीक, फखरुद्दीन साहब क्या है, राष्ट्रपति हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं। पहला क्या करेंगी, इसमें 42वें संविधान संशोधन का समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीन चीजों को जोड़ती हैं। किसको जोड़ेंगी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ती हैं। किसमें, हम लोगों के भारतीय संविधान में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, फखरुद्दीन अहमद साहब।
इसमें पहले क्या जोड़ती है 42वें संविधान संशोधन के तहत? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ती है हमारी कौन? इंदिरा गांधी। इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का कर देती है। लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का कर देती है, अपने मन की मनमानी कर दी है। ठीक, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति माने। अब देखो हुआ क्या कि जो मंत्रिपरिषद बोलोगी उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये भी संविधान संशोधन किसके तहत हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ कि मंत्रिपरिषद जो कहेगी राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा। जैसे कि मंत्रिपरिषद अभी मोदी जी की जो भी कहेगी, राष्ट्रपति जो है पिट्ठू के गुलाम है, वो क्या कहेंगे उसको मानेंगे, वो मना नहीं कर सकते। ये भी सुविधा कौन से में लाएगी? 42वें संविधान संशोधन में लाएगी। अब देखिए, एक तो संसद का जो होता है, अगर संसद की बैठक को चलाना है, अगर मान लीजिए ये संसद है, इसकी बैठक को चलाना है तो कितना? 1/10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1/10 मेंबर उपस्थित होने चाहिए, तभी कोई भी संशोधन हो सकता है। इंदिरा गांधी बोल रही है कि कोई जज फज की जरूरत नहीं है, हम अकेले आएंगे संविधान संशोधन कर देंगे। तो अकेले संविधान संशोधन करने की शक्ति भी किसके पास आ गई? श्रीमती इंदिरा गांधी के पास आ गई। ठीक, राष्ट्रपति शासन तो 6 माह से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन को 6 माह से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1 साल से कर दिया गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ हुआ है। 1976 में बहुत ज्यादा कुछ हुआ है। हम इंपॉर्टेंट लेते हैं, आपको जितना चीज ज्यादा मिले उतना आप पढ़ लीजिए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा चीज परिवर्तन किया गया, बहुत ज्यादा चेंज किया गया। ठीक, क्या क्या किया इन्होंने? सबसे पहले मूल कर्तव्य को भी जोड़ा था इन्होंने, 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। फिर उसके बाद क्या किया गया? तो एक और संविधान संशोधन करके 11 मूल कर्तव्य करते हैं। वर्तमान में क्या है, 51 के में शामिल है हमारे 11 मूल कर्तव्य जो रशिया से लिए गए, यानी कि यूएसएसआर से लिए गए। वो सब बात की बातें, ये पॉलिटी में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक, देखिए 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया, अकेले संविधान संशोधन करने की शक्ति इनके पास आ गई और राष्ट्रपति शासन को 6 माह से बढ़ा के 1 साल के लिए कर दिया गया। राष्ट्रपति देखिए अब इनका लुटिया, अब इंदिरा गांधी को लगने लगा कि इनकी लुटिया डूबने वाली है। इंदिरा गांधी जो है चुनाव होता है, इलेक्शन होता है इमरजेंसी के बाद, और इंदिरा गांधी जो होती है क्या होती है? हार जाती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं। तो उसके बाद अगली जो जनता दल की सरकार आती है मोरारजी देसाई और नीलम संजीव रेड्डी की, तो ये लोग भी आते ही थोड़ा सा संविधान में छेड़छाड़ करते हैं, थोड़ा सा संशोधन ये लोग भी करते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं? थोड़ा सा संशोधन करते हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ये लोग सबसे पहले करते हैं क्या कि जनता दल की सरकार आती है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और नीलम संजीव रेड्डी क्या नाम है राष्ट्रपति बनते हैं। ये लोग क्या करते हैं? संपत्ति का अधिकार जो था उसको समाप्त करते हैं। जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो हम लोग जानते हैं कि हमारे पहले भारतीय संविधान में कुल कितने जो मौलिक अधिकार थे 7, इस समय 6 है। तो संपत्ति का अधिकार समाप्त करके 300A में शामिल कर दिया जाता है। ठीक, 44वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगेगा। जो आंतरिक विद्रोह के आधार पे या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगता था, अब क्या लगेगा? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो इतनी सब चीजें आपको याद करनी है इस एक वीडियोस के माध्यम से। इस एक वीडियोस को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्या नाम है आप अच्छे से याद करिएगा। इनसे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने इजी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। तो आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार सुनिएगा, आपको कहानी की तरह ये याद हो जाएगा। ठीक, आप बिल्कुल भी इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। जिस तरीके से मैंने कहानी की तरह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिस तरह मैंने आपको बताने की कोशिश की है, उस तरीके से आप इसको याद करिएगा, ना कि इसको रटने की कोशिश करिएगा, अन्यथा आपको कभी ये याद होने वाला नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको 2 से 3 बार देखिए और इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बहुत कम ही बोलता हूँ कि इस तरीके के काम करने के लिए, लेकिन इसको जरूर करिएगा। ठीक, तो धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो कमेंट्स भी करिएगा। धन्यवाद।